Now and then, during Gregor's short stays in the city, the conservatory was mentioned in conversations with his sister. इधर उधर की बातचीत में जब नॉर्मल बातचीत कर रहे होते थे उसके फैमिली वाले, ग्रेगोर अपनी सिस्टर से जब बात कर रहा होता था, तब क्या होता था, ड्यूरिंग ग्रेगोर्स शॉर्ट स्टेज इन द सिटी, जब ग्रेगोर अपने शहर में रुकता था और अपनी फैमिली को सच में टाइम देता था, तब ये सारी बातचीतें होती थी, कभी ना कभी बीच बीच में हो जाती थी. द कॉन्जर्वेटरी वॉज मैंशनड इन कॉन्वर्सेशंस विद हिज सिस्टर. और कॉन्जर्वेटरी का जिक्र करता था ग्रेगोर, जब भी वो अपनी सिस्टर से बात करता था, कॉन्वर्सेशन करता था, तभी वो कॉन्जर्वेटरी का जिक्र भी करता था. मतलब सिंपली म्यूज़िक स्कूल, कि उसको म्यूज़िक स्कूल भेजेंगे. पर यहाँ देखो क्या है, बट ऑलवेज ओनली एज अ ब्यूटीफुल ड्रीम. लेकिन उनके लिए, ग्रेगोर की फैमिली वालों के लिए, ग्रेगोर की सिस्टर के लिए, ये सिर्फ एक ब्यूटीफुल ड्रीम है, एक ख्वाब है जो पूरा करना उन लोगों की हैसियत में नहीं है. हुज रियलाइजेशन वॉज अनइमेजिनेबल. जिसको रियलाइज़ करना, जिसको सच करना, मैनिफेस्ट करना अनइमेजिनेबल है, इम्पॉसिबल है एक तरह से. इस ड्रीम को रियलाइज़ करना कि उसकी सिस्टर को म्यूज़िक स्कूल भेजा जाए, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है. एंड देयर पेरेंट्स नेवर लिसन्ड टू दीज इनोसेंट एक्सपेक्टेशंस विद प्लेजर. और उनके पेरेंट्स भी कभी ध्यान नहीं देते थे कि मान लो अगर मैं अपने घर वालों के सामने बोलता रहूं कि मुझे नासा जाके एस्ट्रोनॉट बनना है, या कोई भी ऐसा ड्रीम जो हार्ड टू अचीव हो, या फिर उसमें एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगते हों, और अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है जैसे मेरी है, तो हमारे फैमिली वाले उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते, उसको सीरियसली नहीं लेते. तो ऐसे ही ग्रेगोर के फैमिली वालों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया. देयर पेरेंट्स नेवर लिसन्ड टू दीज इनोसेंट एक्सपेक्टेशंस विद प्लेजर. उनको लगता था कि ये बहुत इनोसेंट एक्सपेक्टेशंस है और उम्मीदें हैं ये, तो कभी भी मज़े से नहीं सुनते थे, इंटरेस्ट लेके नहीं सुनते थे इन कॉन्वर्जेशंस को. बट ग्रेगोर थॉट अबाउट देम विद स्क्रूपुलस कंसिडरेशन and intended to explain the matter ceremoniously on Christmas Eve. लेकिन ग्रेगोर ने इस पूरी प्रोसेस के बारे में बहुत स्क्रूपुलसली सोचा था, बहुत स्क्रूपुलसली कंसिडर किया था इस चीज़ को. स्क्रूपुलस होता है विथ केयरफुल एग्जामिनेशन, अटेंटिव टू डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखना. जब भी आप कोई गोल सेट करते हो तब स्क्रूपुलस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गोल्स सेट करते टाइम छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं. अगर हम उन डिटेल्स पर ध्यान नहीं देते हैं तो गोल हम नहीं अचीव कर पाते हैं. तो इसी तरह से उसने अपनी बहन को म्यूज़िक स्कूल भेजने के लिए बहुत ज़्यादा स्क्रूपुलसली कंसिडर किया इस सारी चीज़ों को. एंड इंटेंडेड टू एक्सप्लेन द मैटर सेरेमोनियसली ऑन क्रिसमस ईव. और उसने इंटेंड किया, इरादा किया कि वो इस मैटर को क्रिसमस ईव पे, क्रिसमस की शाम को पूरी फैमिली वालों के सामने सेरेमोनियसली डिस्कस करेगा. पूरी एक मीटिंग बैठाएगा स्पेशली इस बात को करने के लिए, और डिस्कस करेगा ये सारी चीज़ें. इन हिज प्रेजेंट सिचुएशन सच फ्यूटाइल आइडियाज़ वेंट थ्रू हिज हेड while he pushed himself right up against the door and listened. In his present situation, अब ज़रा प्रेजेंट में आ जाते हैं. अभी जो ग्रेगोर ये सब चीज़ें सोच रहा है, ग्रेगोर के पास्ट के बारे में हमने बात करी, अब ज़रा प्रेजेंट सिचुएशन में आकर देखते हैं क्या हो रहा है. इन हिज प्रेजेंट सिचुएशन, तो अब जो मौजूदा हालात हैं, सच फ्यूटाइल आइडियाज़ वेंट थ्रू हिज हेड. फ्यूटाइल होता है पॉइंटलेस, जिस चीज़ का कोई अच्छा रिजल्ट ना निकल पाए, और हिंदी में कहते हैं व्यर्थ, बेकार. कुछ ऐसे फ्यूटाइल आइडियाज़ उसके दिमाग में घूम रहे थे, कुछ फालतू के आइडियाज़ वो अपने दिमाग में सोच रहा था, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता था. अभी वो किसी से बात नहीं कर सकता था, उसके फैमिली वाले उसको समझ नहीं पा रहे थे, उसका मैनेजर उससे खफा होके चला गया था, वहाँ से भाग गया था डर के. तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो अब उसके पास सोचने के अलावा और कुछ था नहीं. तो ये सारे यूजलेस आइडियाज़, पॉइंटलेस आइडियाज़ उसके माइंड में लगातार घूम रहे थे. वाइल ही पुश्ड हिमसेल्फ राइट अप अगेंस्ट द डोर एंड लिसन्ड. जब वो खुद को पुश कर रहा था डोर के अगेंस्ट, ताकि वो सीधा खड़ा हो पाए, एंड लिसन्ड, और सुन पाए कि दूसरे कमरे में क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि वो अभी कुछ बातचीत सुन पा रहा था बगल वाले कमरे से, तो वो दरवाजे पे कान लगा के उस बातचीत को सुनना चाह रहा था. दरवाजे से जितना ज़्यादा चिपक सकता है वो, उतना ज़्यादा वो कोशिश कर रहा था, ताकि वो अच्छे से सुन पाए कि दूसरे रूम में क्या बातचीत चल रही है. समटाइम्स इन हिज जनरल एग्जॉस्शन ही कुडंट लिसन एनी मोर एंड लेट हिज हेड बैंग लिस्टलेसली अगेंस्ट द डोर. समटाइम्स, कभी कभी क्या होता था, इन हिज जनरल एग्जॉस्शन, क्योंकि जनरली वो थका हुआ रहता था, उसके पास एनर्जी नहीं बची थी. एक तो वो घायल हो गया था, फिर उसको खाना पीना ठीक से नहीं मिल रहा था, तो इन सब चीज़ों की वजह से वो जनरली एग्जॉस्टेड रहता था, आउट ऑफ एनर्जी रहता था, थका हुआ रहता था. ही कुडंट लिसन एनी मोर
एंड लेट हिज हेड बैंग लिस्टलेसली अगेंस्ट द डोर। और वो सुन तो पा नहीं रहा था क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा था, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो कॉन्सेंट्रेट करे। वो खड़े होने में भी एफर्ट लगा रहा था, तो एक तो एफर्ट लग रहा था, एनर्जी लग रही थी उसको सीधा खड़ा होने में, अपराइट खड़ा होने में, और फिर अपना सर दरवाजे से लगाने में ताकि वो सुन पाए क्या बातचीत चल रही है दूसरे कमरे में। और उसके साथ साथ वो क्या कर रहा था, अटेंटिवली ब्रेन पावर यूज़ कर रहा था सुनने के लिए। तो ये सारी एनर्जीज उसको एग्जॉस्ट कर दे रही थी बार बार, और इसीलिए ही कुडंट लिसन एनी मोर, वो फिर और नहीं सुन पाया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया कि क्या बातचीत चल रही है। एंड लेट हिज हेड बैंग लिस्टलेसली अगेंस्ट द डोर, और उसका सर टकरा जाता था। लिस्टलेसली मीन्स लैकिंग एनर्जी एंड एंथुजियाज्म। जब आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है किसी काम को करने की, आप बस कर रहे होते हो कोई काम बिकॉज यू हैव टू डू इट, तो उसको बोलते हैं लिस्टलेसनेस। उदासीन होता है हिंदी में। बट ही इमिजिएटली पुल्ड हिमसेल्फ टुगेदर, लेकिन जैसे ही वो देखता था कि उसका सर दरवाजे से टकरा रहा है, वो अपने आप को पुल करता था, मतलब अपने आप को एफर्ट लगा के दोबारा से खड़ा करता था, दोबारा से पोजीशन में आता था। फॉर इवन द स्मॉल साउंड विच ही मेड बाय दिस मोशन वॉज हर्ड नियर बाय एंड साइलेंस्ड एवरीवन। अब दिक्कत ये थी कि जैसे ही वो एडजस्ट कर रहा था खुद को, तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रही थी क्योंकि वो थका हुआ था, और इसीलिए कहीं ना कहीं उसका बॉडी टकरा जा रही थी इधर उधर। तो जैसे ही वो थोड़े से भी मोशन कर रहा था, फॉर इवन द स्मॉल साउंड विच ही मेड, तो छोटी सी भी आवाज़ जो कर रहा था वो इस मोशन से, वॉज हर्ड नियर बाय, वो आसपास सुनाई दे रही थी, मतलब उसके फैमिली वाले वो आवाज़ सुन पा रहे थे। एंड साइलेंस्ड एवरीवन, और वो चुप हो जाते थे, अपनी बातचीत रोक देते थे ये सुनने के लिए कि ग्रेगोर क्या कर रहा है उस रूम में, अंदर ग्रेगोर के रूम में क्या चल रहा है। देयर ही गोज़ ऑन अगेन, ये लो फिर ग्रेगोर शुरू हो गया। उस सेड हिज फादर, उसके फादर ने कहा ऐसा। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद, कुछ देर शांति रही। जैसे ही मोशन किया ग्रेगोर ने, थोड़ी देर तक सब सुनते रहे कि ग्रेगोर क्या करना चाह रहा है, ग्रेगोर मूव तो नहीं कर रहा, कमरे से बाहर तो नहीं आ रहा। जब देखा कि शांत पड़ गया सब कुछ, तब फादर बोलते हैं देयर ही गोज़ ऑन अगेन, फिर ये ग्रेगोर शुरू हो गया। तो ऐसे ही ये जैसे ही फादर ये बोलते हैं, फिर से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। क्लियरली टर्निंग टूवर्ड्स द डोर, अब डोर की तरफ टर्न करते हैं उसके फादर। एंड ओनली देन वुड द इंटरप्टेड कॉन्वर्सेशन ग्रेजुअली बी रिज्यूम्ड अगेन, और उसी टाइम पे होता है ये कि जो कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट हुई है, बातचीत रुकी है बीच में, वो दोबारा से रिज्यूम हो जाए, दोबारा से स्टार्ट हो जाए। अब देखो ये सेंटेंस भी थोड़ा लंबा है, तो हम इसको पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे। मैं इसको टुकड़ों में रीड करूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। ग्रेगोर फाउंड आउट क्लियरली एनफ फॉर हिज फादर टेंडेड टू रिपीट हिमसेल्फ ऑफ्टन इन हिज एक्सप्लेनेशंस। ग्रेगोर ने ये क्लियरली फाइंड आउट कर लिया। अब क्या क्लियरली फाइंड आउट करा, ये हम एम डैशेस के बाद पढ़ेंगे। देखो आप दो एम डैशेस देख सकते हो, मैं हाईलाइट करके भी दिखाता हूँ। एक एम डैश ये है और एक एम डैश ये है। इन दो एम डैशेस के बीच में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बाद हमें पता चलेगा कि ग्रेगोर ने क्लियरली क्या फाइंड आउट किया, क्या समझा। तो पहले देखते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, फिर पढ़ेंगे उसके बाद का पार्ट। फॉर हिज फादर टेंडेड टू रिपीट हिमसेल्फ ऑफ्टन इन हिज एक्सप्लेनेशंस। फॉर का मतलब हो गया यहाँ बिकॉज, बिकॉज हिज फादर टेंडेड टू रिपीट हिमसेल्फ ऑफ्टन इन हिज एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि उसके फादर हमेशा अपनी बातों को रिपीट करते थे समझाने के लिए। एक बार उन्होंने कुछ बोल दिया समझाने के लिए, वो उस चीज़ को फिर से रिपीट करते थे। और उसका रीज़न क्या है, पार्टली बिकॉज ही हैड नॉट पर्सनली कंसर्न्ड हिमसेल्फ विद दीज मैटर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और उसका कुछ रीज़न ये था, पार्टली मतलब कुछ पार्ट ये था उस रीज़न का कि वो अपने आप को दोबारा एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक तो उनका टच छूट गया था इन सारे मैटर्स से, इन सारे मसलों में वो नहीं पड़े थे, फाइनेंशियल मैटर्स में नहीं पड़े थे फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। और बहुत टाइम हो गया था जब से ग्रेगोर संभाल रहा था घर के फाइनेंसेस, तब से फादर बेफिक्र हो गए थे। एंड पार्टली ऑल्सो बिकॉज हिज मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग राइट अवे द फर्स्ट टाइम। और उसका थोड़ा सा रीज़न ये भी था कि उसकी मम्मी नहीं समझ पाती थी कि क्या बात कर रहे हैं ग्रेगोर के फादर, तो उनको दोबारा से बोल के समझाना पड़ता था ताकि उसकी मम्मी समझ पाएँ, उसके फादर की बातों का कॉन्टेक्स्ट समझ पाएँ, क्या बोलना चाह रहे हैं उसके फादर। अब देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो गई है। अब हम सेंटेंस को स्टार्टिंग से, पैराग्राफ के स्टार्टिंग से दोबारा से कंटिन्यूटी में लाते हैं। और अब आप ये करो कि जितना पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, ये ब्लू में जितना हाईलाइटेड है, इसको हटा दो फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया अभी। तो अब देखो आप सेंटेंस कैसे बनेगा, मैं दिखाता हूँ। ये है सेंटेंस, ग्रेगोर फाउंड आउट क्लियरली एनफ, फिर यहाँ से कंटिन्यू होगा, दैट
in spite all bad luck, a fortune, although a very small one, was available from old times. अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, बट आई एम स्टॉपिंग हेयर, क्योंकि एक तो पेज चेंज हो रहा है और फिर लंबा है सेंटेंस। तो ग्रेगोर ने क्या फाइंड आउट किया, क्लियरली एनफ ग्रेगोर ने क्लियरली ये फाइंड आउट कर लिया डैट इन स्पाइट ऑल बैड लक, कि सारे बैड लक के बावजूद, ए फॉर्च्यून ऑल्दो अ वेरी स्मॉल वन, कोई ना कोई ख़जाना है उनके पास, कुछ सेविंग्स हैं जो कुछ पैसे हैं जो उनके काम आ सकते हैं, ऑल्दो अ वेरी स्मॉल वन, हालांकि कम सेविंग्स हैं, कम पैसे हैं, बट फिर भी अभी इस मुसीबत की घड़ी में तो काम आ ही सकते हैं एटलीस्ट। वॉज अवेलेबल फ्रॉम द ओल्ड टाइम्स, तो ये बहुत पहले से इनके पास जमा पूंजी है, बहुत पुराने टाइम से ये जमा पूंजी इनके पास रखी हुई है। विच द इंटरेस्ट विच हैड नॉट बीन टच्ड हैड इन द इंटरवीनिंग टाइम ग्रेजुअली अलाउड टू इंक्रीज अ लिटिल। अब क्या हुआ, जब आप पैसा रखे हुए छोड़ देते हो बैंक में, तो इंटरेस्ट उस पर धीरे धीरे आपको मिलता रहता है, धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है पैसों की। तो यहाँ पर भी यही हुआ, इनकी जो जमा पूंजी थी उस पर ब्याज उनको मिलता गया धीरे धीरे, और वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी वो अर्निंग, क्योंकि उन्होंने कई सालों से वहाँ रख के छोड़ रखी थी, तो इसीलिए वो अर्निंग्स उनकी ज़्यादा हो गई थी। अब देखो इंटरवीनिंग वर्ड है इसमें, इंटरवीनिंग का मतलब होता है किन्हीं भी दो इवेंट्स के बीच में होने वाली चीज़। इंटरवल होता है ना, कि आपका एक स्टडी पीरियड है फर्स्ट हाफ और ये सेकेंड हाफ, उसके बीच में एक ब्रेक मिलता है, वो होता है इंटरवल। तो वो भी इंटरवीन करता है दोनों पार्ट्स को। अब यहाँ पर इंटरवीनिंग टाइम क्या हुआ, ग्रेगोर की जब से सेविंग्स स्टार्ट हुई उसकी फैमिली की, वो जो अब उनके काम आ रही हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, तो इन दोनों टाइम के बीच में जितना भी टाइम था उसमें उनको इंटरेस्ट मिलता रहा, और ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली इंक्रीज होती रही वो उनकी सेविंग्स। Furthermore, in addition to this, the money which Gregor had brought home every month, he had kept only a few florins for himself and not been completely spent and had grown into a small capital amount. Furthermore, in addition to this, furthermore मतलब और भी। अब इस फैक्ट के ऊपर एक फैक्ट और है जो इस बात को इंटेंसिफाई कर रहा है, तो वो क्या है, Furthermore, in addition to this, अब जो उनकी फैमिली सेविंग्स जो बहुत पहले से रखी थी, इसके अलावा भी एक सेविंग्स और थी। अब वो क्या है, द मनी विच ग्रेगोर हैड ब्रॉट होम एवरी मंथ। अब वो पैसे थे ये जो ग्रेगोर अपनी मंथली सैलरी लेकर घर आता था हर महीने। तो ऐसा नहीं था कि वो अपनी सैलरी पूरी खर्च कर देता था। और क्या होता था, ही हैड केप्ट ओनली अ फ्यू फ्लोरेंस फॉर हिमसेल्फ, कुछ फ्लोरेंस अपने लिए रखता था वो। फ्लोरेंस होते हैं ब्रिटिश पाउंड के यूनिट्स, ठीक है, जैसे एक रुपये में पैसे होते हैं यूनिट्स, मतलब एक रुपये में 100 पैसे होते हैं, उसी तरह से पाउंड में फ्लोरेंस होते हैं छोटी यूनिट्स, जैसे डॉलर में सेंट होते हैं। हैड नॉट बीन कम्प्लीटली स्पेंट एंड हैड ग्रोन इनटू अ स्मॉल कैपिटल अमाउंट। अब वो पूरी तरह से जब खर्च नहीं हुए थे, उसमें से थोड़ा थोड़ा पीस सेव करता रहा ग्रेगोर, तो वही जो सेविंग्स थी वो एक्यूमुलेट हो गई, वो सेविंग्स बढ़ गई अब, और वो एक कैपिटल अमाउंट में चेंज हो गई। कैपिटल कोई भी एक ऐसा मॉनेटरी चीज़ हो सकती है जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, जो आपको मॉनेटरी टर्म्स में हेल्प कर सके, जो आपकी पैसे के टर्म्स में मदद कर सके, उसको हम कैपिटल बोल सकते हैं। इट कैन बी अ स्मॉल पीस ऑफ बिजनेस जो आपको रेगुलर अर्निंग ला के देता हो, बट दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग टू डिस्कस। तो आप देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। ग्रेगोर बिहाइंड हिज डोर नॉडेड ईगरली, rejoicing over this unanticipated foresight and frugality। अब इसमें कई सारे वर्ड्स हैं जो आपको कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं, बट बिलीव मी बहुत इजी सेंटेंस है। तो मैं पहले वर्ड्स के मीनिंग समझा देता हूँ, उसके बाद सेंटेंस को दोबारा पढ़ के देखेंगे, बहुत इजी लगेगा। पहला वर्ड है नॉड, नॉडेड, ठीक है, नॉड मतलब हामी में सर हिलाना, सो ये सिंपल होता है नॉडिंग। ईगरली होता है एंथुजियाज्म के साथ, बहुत उत्सुकता से किसी भी काम को करना, सो उसने ईगरली नॉड किया था, ठीक है, ईगरली वो सर हिला रहा था हामी में, उसने कोई ऐसी बात सुन ली होगी जिससे वो बहुत ज़्यादा एग्री कर रहा है। एक नया वर्ड है रिजॉइसिंग। रिजॉइस होता है जश्न मनाना, टू सेलिब्रेट समथिंग। उसके बाद है अनएंटिसिपेटेड। तो अनएंटिसिपेटेड का मेन वर्ड है एंटिसिपेट। एंटिसिपेट होता है किसी भी फ्यूचर इवेंट को एक्सपेक्ट करना या प्रिडिक्ट कर लेना कि हाँ ऐसा होएगा। तो अनएंटिसिपेटेड मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था उसने कि ऐसा हो जाएगा। उसके बाद है फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब भी यही होता है कि फ्यूचर को देख लेना, पहले से ही देख लेना कि फ्यूचर इवेंट्स क्या होने वाले हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हम लोग अपने बुरे वक्त के लिए पैसा सेव करते हैं
और जब बुरा वक्त रियल में आता है तो हम बहुत खुश होते हैं ये सोचकर कि हमने पहले से सेव किया था इस बुरे वक्त के लिए। तो हमें लगता है कि हमारी फोरसाइट बहुत अच्छी है, हम फ्यूचर अच्छे से देख सकते हैं कि हमने किसी बीमारी के लिए पैसे सेव किए और वो बीमारी सच में आ भी गई। उसके बाद है एक लास्ट वर्ड, फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी होती है आपकी थ्रिफ्टीनेस, मतलब आप पैसे को कितनी कंजूसी से खर्च करते हो, मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत नीचा गिरा देते हो आप। दैट इज़ नॉट अ बैड थिंग, पहले मैं बता दूं। जितने भी अमीर बने हैं लोग वो इसी वजह से बने हैं, फ्रुगैलिटी से। सो बट फ्रुगैलिटी एक पॉइंट तक होनी चाहिए, मीन्स आपका बर्न रेट कम है, आप पैसे हर महीने कम खर्च करते हो एज़ कम्पेयर टू जितने आप कमाते हो। मान लो आपकी सैलरी एक्स अमाउंट है और आप एक्स का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हो हर महीने, आप कमाते एक्स अमाउंट हो लेकिन उसका 10% ही यूज़ करते हो। सो आपको फ्रूगल कह सकते हैं क्योंकि आप सेविंग्स कर रहे हो, आप फ्यूचर में ज़्यादा बिलीव करते हो, अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करके फ्यूचर सिक्योर कर रहे हो आप। सो यू कैन बी कॉल्ड फ्रूगल। अब इस सेंटेंस को देख लेते हैं क्योंकि सारे वर्ड्स के मीनिंग पता चल गए हमें। तो देखो क्या मीनिंग निकलेगा इस सेंटेंस का। ग्रेगोर बिहाइंड हिज डोर नॉडेड ईगरली। ग्रेगोर अपने दरवाजे के पीछे खड़ा ही था, वो ईगरली नॉट कर रहा था जैसे ही उसके वो वाले कैपिटल अमाउंट का जिक्र किया फैमिली वालों ने। रिजॉइसिंग ओवर दिस अनएंटिसिपेटेड फोरसाइट एंड फ्रुगैलिटी। अब वो रिजॉइस कर रहा था, बहुत जश्न मना रहा था, खुश हो रहा था कि उसने ये डिसीजन लिया था पास्ट में अपनी सेविंग्स, अपनी पैसों को सेव करने का। तो ये उसकी फोरसाइट अनएंटिसिपेटेड थी, उसने देखा नहीं था कि ये बुरा वक्त कभी आ सकता है, पर उसने बुरे वक्त के लिए पैसे सेव कर रखे थे। एंड फ्रुगैलिटी, और वो कंजूसी से भी खर्च करता था जिस वजह से वो ज़्यादा पैसे सेव कर पाया। ट्रू, विद दिस एक्सेस मनी he could have paid off more of his father's debt to his employer, and the day on which he could be rid of this position would have been a lot closer. हाँ ट्रू, ये बात सच है। क्या? विद दिस एक्सेस मनी, ये जो एक्स्ट्रा पैसा उसने सेव किया था ग्रेगोर ने, इस पैसे से वो क्या कर सकता था? ही कुड हैव पेड ऑफ मोर ऑफ हिज फादर्स डेट। वो अपने जो फादर का डेट है, जो फादर ने कर्जा ले रखा था उसके मैनेजर से, रिमेंबर कि ग्रेगोर को जॉब करनी पड़ रही थी इस जगह पर क्योंकि उसके फादर ने कुछ कर्जा ले रखा था, कुछ लोन ले रखा था जो वो चुका नहीं पा रहे थे। तो ग्रेगोर को वहाँ जॉब करके वो कर्जा चुकाना पड़ रहा था। तो ग्रेगोर चाहता तो वो क्या कर सकता था? पे ऑफ कर सकता था अपने फादर का डेट अपने एम्प्लॉयर को, मतलब अपने बॉस को। एंड द डे ऑन विच ही कुड बी रिड ऑफ दिस पोजीशन, और वो जो दिन है जिस दिन वो ये जॉब छोड़ सकता था, गेट रिड ऑफ मीन्स इससे छुटकारा पा लेना, इस पोजीशन से, इस जॉब से छुटकारा पा सकता था वो दिन वुड हैव बीन अ लॉट क्लोजर, वो दिन बहुत करीब आ सकता था कि अगर वो अपने सेविंग्स वाले पैसे उस मैनेजर को दे देता तो कर्जा कुछ कम हो जाता और वो दिन करीब आ जाता जब वो अपनी जॉब ईजिली छोड़ सकता था और एक बेटर जॉब पकड़ सकता था। बट नाउ थिंग्स वर डाउटलेस बेटर द वे हिज फादर हैड अरेंज्ड देम। लेकिन अब चीज़ें डाउटलेसली अच्छी हो गई थी क्योंकि जिस तरह से ये सिचुएशन अनएक्सपेक्टेडली आई थी सबकी लाइफ में, ग्रेगोर की फैमिली वालों के लाइफ में, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा ही हुआ कि उसने वो पैसे खर्च नहीं किए थे, वो पैसों से डेट नहीं चुकाया था और अब ये पैसे उस फैमिली के काम आ रहे हैं। At the moment, however, this money was not nearly sufficient to permit the family to live on the interest payments. लेकिन इस मोमेंट पर, एट द मोमेंट, इस मोमेंट पर, हाउएवर, हालांकि, दिस मनी वॉज नॉट नियरली सफिशियंट, ये पैसा इतना सफिशियंट नहीं था कि टू परमिट द फैमिली टू लिव ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स, इतना सफिशियंट नहीं था कि ये ग्रेगोर की पूरी फैमिली इन इंटरेस्ट की पेमेंट्स पे बैठकर खाना खा सकें, बैठकर सरवाइव कर सकें। उनको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, उस पैसे को यूज़ करके कुछ बिजनेस करना पड़ेगा या कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट उस पैसे के इंटरेस्ट से इनका घर नहीं चल सकता। परहैप्स इट वुड बी इनफ टू मेंटेन द फैमिली फॉर 1 और एट मोस्ट 2 ईयर्स, दैट्स ऑल। हाँ, परहैप्स, शायद इतना हो सकता है कि पूरी फैमिली को 1 या 2 साल तक चला सके ये पैसा, लेकिन दैट्स ऑल, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते इन पैसों पर ग्रेगोर की फैमिली वाले। दस इट ओनली एडेड अप टू एन अमाउंट विच वन शुड नॉट रियली ड्रॉ अपॉन एंड विच मस्ट बी सेट असाइड फॉर एन एमरजेंसी। 10 मतलब इसलिए, इट ओनली एडेड अप टू एन अमाउंट, ये इतना ही पैसा है, ये इतना ही अमाउंट तक जुड़ा हुआ है पैसा, कब तक? विच वन शुड नॉट रियली ड्रॉ अपॉन, जिसको
एक आदमी ड्रॉ अपॉन ना करे, उसका यूज़ ना करे, उस पैसे को बैंक में पड़ा रहने दे ताकि इंटरेस्ट जनरेट होता रहे उस पैसों पर, लेकिन अगर उसको यूज़ करके खर्च कर देंगे तो वो पैसा किसी काम का नहीं रहेगा, वो पैसा बेकार हो जाएगा। एंड विच मस्ट बी सेट असाइड फॉर एन एमरजेंसी, और ये पैसा सिर्फ इतना है कि एक एमरजेंसी की सिचुएशन में काम आ सकता है, बट ये पैसा फैमिली को रेगुलरली चलाने के काम नहीं आ सकता। बट द मनी टू लिव ऑन हैड टू बी अर्नड, लेकिन जिस पैसे पे ज़िंदगी बितानी है, जिस पैसे पे ज़िंदगी गुजारनी है, वो पैसा कमाना पड़ेगा। इट हैड टू बी अर्नड। नाउ ऑल्दो हिज फादर वॉज ओल्ड, ही वॉज अ हेल्दी मैन हु हैड नॉट वर्कड एट ऑल फॉर 5 years। अब यहाँ उसके पापा की बात हो रही है। क्या कह रहे हैं? ऑल्दो हिज फादर वॉज ओल्ड, हाँ उसके पापा ओल्ड थे, बट ही वॉज अ हेल्दी मैन, लेकिन वो थोड़े हेल्दी मैन थे, उनकी उम्र ने उनको वीक नहीं किया था, अभी भी वो हेल्दी हैं। हु हैड नॉट वर्कड एट ऑल फॉर 5 years, जिन्होंने पिछले 5 सालों में कुछ भी काम नहीं किया। ग्रेगोर के फादर पिछले 5 साल से कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। एंड दस कुड नॉट बी काउंटेड ऑन फॉर वेरी मच, और इसीलिए ग्रेगोर के पापा पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। काउंट ऑन समथिंग मीन्स टू रिलाई ऑन समथिंग। तो ग्रेगोर के फादर पे ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो घर को पैसे लाकर देंगे या घर को चलाएंगे वो। He had in these 5 years the first holidays of his trouble-filled but unsuccessful life put on a good deal of fat and thus had become really heavy। अब पिछले 5 सालों में ये ओनली वेकेशंस हैं जो उसके पापा ने ली थी, द फर्स्ट हॉलीडेज ऑफ हिज ट्रबल फिल्ड बट अनसक्सेसफुल लाइफ। उसके पापा की ज़िंदगी में हमेशा ट्रबल्स भरे रहते थे, कुछ ना कुछ स्ट्रगल करते रहते थे उसके फादर, और उनकी लाइफ अनसक्सेसफुल भी थी। पुट ऑन अ गुड डील ऑफ फैट, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैट चढ़ा लिया था क्योंकि वो ज़्यादा मूव नहीं करते थे, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम करते थे, इसलिए उनकी बॉडी पर फैट चढ़ गया था। एंड दस हैड बिकम रियली हैवी, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी हो गए थे उसके फादर। सो इन अ वे वो काम करने के लिए अनफिट थे। एंड शुड हिज ओल्ड मदर नाउ परहैप्स वर्क फॉर मनी, और क्या उसकी ओल्ड मदर को पैसों के लिए काम करना चाहिए? क्या उनको पैसे कमाने शुरू करने चाहिए? ये क्वेश्चन है अभी, और ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है जितना मैंने हाईलाइट किया है, बट हम इसको पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। सो पहला पार्ट क्या है? एंड शुड हिज ओल्ड मदर नाउ परहैप्स वर्क फॉर मनी, तो क्या उसकी ओल्ड मदर को पैसों के लिए काम करना चाहिए? परहैप्स मीन्स शायद, क्या करना चाहिए? ए वुमन हु सफ़र्ड फ्रॉम एस्थमा, और उसकी मदर को एस्थमा है, वो एस्थमा से सफ़र कर रही हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है। फॉर whom wandering through the apartment even now was a great strain, और उनके लिए इवन उनके खुद के अपार्टमेंट में वॉन्डर करना, टहलना इधर से उधर, वो भी बहुत दिक्कत वाली बात है। वो थोड़ा सा भी चलती हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। शी स्टार्ट्स ब्रीदिंग हैवीली, सो बहुत अनफिट हैं वो काम करने के लिए। एंड हु स्पेंट एवरी सेकेंड डे ऑन द सोफ़ा बाय द ओपन विंडो लेबरिंग फॉर ब्रेथ, और उनकी मम्मी ऐसी हैं कि हर दूसरा दिन सोफ़े पे बैठकर बिताती हैं, जो सोफ़ा खिड़की के पास में डला हुआ है। लेबरिंग फॉर ब्रेथ मीन्स वो सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही होती हैं, लेबर कर रही होती हैं, उनको अपनी तरफ से एफ़र्ट डालना होता है ब्रीथ करने के लिए। तो ऐसी लेडी काम करने के लिए बहुत अनफिट है। शुड हिज सिस्टर अर्न मनी, अब एक ही मेंबर बचा फैमिली में, उसकी सिस्टर, तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उसकी सिस्टर को पैसे कमाने चाहिए? शुड हिज सिस्टर अर्न मनी? A girl who was still a 17-year-old child, whose earlier lifestyle had been so very delightful, and it had consisted of dressing herself nicely, sleeping in late, helping around the house, taking part in a few modest enjoyments, and above all, playing the violin। अब ग्रेगोर की सिस्टर का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि क्या वो कमाने के लिए फ़िट है, क्या वो कमा सकती है पूरे घर के लिए सारे पैसे। देखो क्या है, ए गर्ल हु वॉज स्टिल अ 17-year-old चाइल्ड, एक ऐसी लड़की है ये जो अभी भी 17 साल की है, 17 साल की बच्ची है ये ग्रेगोर की सिस्टर। हुज़ अर्लियर लाइफ स्टाइल हैड बीन सो वेरी डिलाइटफुल, उसका पहले का लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल है, बहुत मज़े की ज़िंदगी काटी है ग्रेगोर की सिस्टर ने अब तक, इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। एंड इट हैड कंसिस्टेड ऑफ ड्रेसिंग हरसेल्फ नाइसली, और उसकी लाइफस्टाइल में क्या क्या है? ड्रेसिंग हरसेल्फ नाइसली, बहुत अच्छे से तैयार होती थी वो रोज़ विदाउट एनी रीज़न, कोई भी ओकेशन नहीं होता था फिर भी तैयार हो जाती थी वो। ड्रेसिंग हरसेल्फ नाइसली, स्लीपिंग इन लेट, रात में देर से सोती थी क्योंकि सुबह कहीं उठ के जाना नहीं था, कोई ऑफिस नहीं था, कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, तो आराम से सोती थी रात में। हेल्पिंग अराउंड द हाउस, घर में मदद करवाती थी, छोटे मोटे कामों में मदद कर देती थी अपने मम्मी और पापा की। टेकिंग पार्ट इन अ फ्यू मॉडेस्ट एन्जॉयमेंट्स, और कुछ मॉडेस्ट एन्जॉयमेंट्स में पार्ट ले लेती थी, छोटी मोटी इधर उधर की एन्जॉयमेंट्स कर लेती थी।
एंड अबव ऑल प्लेइंग द वायलिन, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वायलिन बजाती थी। अब वायलिन बजाना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रेगोर भी सपने देख रहा था उसको एक वायलिनिस्ट बनाने की या एक म्यूज़िकल कंपोज़र बनाने की, इसीलिए वो उसको म्यूज़िक स्कूल भेजना चाहता था। व्हेन इट केम टू टॉकिंग अबाउट दिस नीड टू अर्न मनी, जब ये बात आई कि अब पैसे कौन कमाएगा, अब घर के सारे मेंबर्स पे सवाल उठने लगा कि कौन पैसे कमा कर देगा, कौन हमारे घर का अर्निंग मेंबर बनेगा। एट फर्स्ट ग्रेगोर वेंट अवे फ्रॉम द डोर एंड थ्रू हिमसेल्फ ऑन द कूल लेदर सोफ़ा बिसाइड द डोर। शुरुआत में तो ग्रेगोर ने क्या किया, वो डोर से अवे चला गया, डोर से दूर चला गया। जो ये सब बातें सुन रहा था वो फैमिली वालों की, कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि भैया कौन कमा के देगा अब हमें, अब वो डोर से दूर चला गया। एंड थ्रू हिमसेल्फ, थ्रू पास्ट फॉर्म होती है थ्रो की, वो तो उसने खुद को स्कूल लेदर सोफ़ा पे फेंक दिया, मतलब वहाँ गिर गया, लेट गया। बिसाइड द डोर, जो दरवाजे के बराबर में है। फॉर ही वॉज क्वाइट हॉट फ्रॉम शेम एंड सॉरो, अब उसको इतनी ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी कि वो ये सब सुन नहीं पाया। उसने अपने आप को दूर हटा लिया दीवार से और उस डोर से जहाँ से वो कान लगाकर सुन रहा था, और उसने ठंडे लेदर सोफ़े पे आराम फरमाया। ऑफ्टन ही ले देयर ऑल नाइट लॉन्ग, और अक्सर यही होता था कि वो पूरी पूरी रात उस सोफ़े पर लेटा रहता था। ही डिडंट स्लीप अ मोमेंट एंड जस्ट स्क्रैच्ड ऑन द लेदर फॉर आवर्स एट अ टाइम, वो एक भी पल सोता नहीं था, एक भी मोमेंट उसको नींद नहीं आती थी, और बस वो लेदर पे स्क्रैच करता रहता था। या तो अपने लिम्ब से स्क्रैच करता होगा या अपनी पूरी बॉडी को स्क्रैच करता होगा उस लेदर सोफ़ा पे, विच शोज़ कि वो अनसेटिस्फाइड था, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था जिस पोजीशन में वो अभी था। ही अंडरटुक द वेरी डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ शोविंग अ चेयर ओवर टू द विंडो, उसने अंडरटुक किया, अंडरटुक मीन्स अंडरटेक, किसी काम की जिम्मेदारी लेना। उसने जिम्मेदारी ली क्या, द वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ये, ऑफ शोविंग अ चेयर ओवर टू द विंडो। अब चेयर को वो धक्का दे रहा था, ड्रैग कर रहा था। शव मीन्स ड्रैग करना, फिजिकल फोर्स लगाना, किसी चीज़ को पुश करना। तो वो एक चेयर को विंडो की तरफ पुश कर रहा था। अब क्यों कर रहा था वो समझ में आ जाएगा आगे। देन ही क्रेप्ट अप ऑन द विंडो सिल एंड ब्रेस्ड इन द चेयर, leaned against the window to look out, obviously with some memory or other of the satisfaction which that used to bring him in earlier times. Then he crept up, मतलब creep up कर गया, वो चढ़ गया किसी चीज़ के सहारे, चेयर पे चढ़ा। उसने चेयर विंडो के पास में रखी थी और उस चेयर पे चढ़ा। ऑन द विंडो सिल, अब विंडो सिल क्या होती है, विंडो सिल हॉरिजॉन्टल स्पेस होती है जहाँ आप कुछ भी रख सकते हो, प्लांट्स, पॉट्स, योर कॉफ़ी मग, टी मग, कुछ भी रख सकते हो आप। एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल स्पेस होती है विंडो के बॉटम में, उसको कहते हैं विंडो सिल। अब वो विंडो सिल तक चढ़ गया, क्रीप अप कर गया चेयर के सहारे। एंड ब्रेस्ड इन द चेयर, और चेयर में ब्रेस्ड था, मतलब चेयर के सहारे स्ट्रेंथ ले रहा था वो, चेयर के सहारे वो किसी तरह खड़ा था वहाँ पर। लीन्ड अगेंस्ट द विंडो टू लुक आउट, अब उसने विंडो की तरफ झांका, देखा कि क्या है बाहर, बाहर तो देखूं ज़रा, इतने दिन हो गए बाहर देखे हुए। ऑब्वियसली विथ सम मेमोरी और अदर ऑफ द सेटिस्फैक्शन, ऑब्वियसली किसी न किसी मेमोरी के साथ देख रहा था। मेमोरी किस चीज़ की थी, उस सेटिस्फैक्शन की जो उसको मिलती थी, विच दैट यूज्ड टू ब्रिंग हिम इन अर्लियर टाइम्स, जब भी वो बाहर देखता था खिड़की से पहले, जब वो इंसान के रूप में था तब उसको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता था उस खिड़की से बाहर देखकर। उसी मेमोरी, उसी सेटिस्फैक्शन वाली मेमोरी के साथ उसने खिड़की से बाहर देखा। एक्चुअली फ्रॉम डे टू डे ही परसीव्ड थिंग्स विथ लेस एंड लेस क्लैरिटी, अब एक्चुअली में क्या हो रहा था कि वो चीज़ों को जो देख रहा था, परसीव कर रहा था, वो उसकी क्लैरिटी कम होती चली जा रही थी, उसकी क्लैरिटी नहीं हो रही थी इतनी। इवन दोज अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, अब जो चीज़ें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर हैं वो चीज़ें भी नहीं दिख पा रही थी उसको, जैसे कि द हॉस्पिटल अक्रॉस द स्ट्रीट, जो सड़क के सामने ही एक हॉस्पिटल था वो भी उसको सही से नहीं दिख पा रहा था, क्लियरली वो उस हॉस्पिटल को भी परसीव नहीं कर पा रहा था। द स्ट्रीट, इवन जो गली है उसके और हॉस्पिटल के बीच में, उस गली को भी वो ठीक से नहीं देख पा रहा था। द ऑल टू फ्रीक्वेंट साइट ऑफ विच ही हैड प्रीवियसली कर्स्ड, अब वो इतनी बार देख रहा, जब वो वर्मेन में चेंज नहीं हुआ था तब वो इतनी बार देख चुका था इन सारी चीज़ों को कि वो फॉर ग्रांटेड ले रहा था कि हाँ ठीक है, सामने हॉस्पिटल है, नीचे सड़क है, क्या है स्पेशल इसमें। पर प्रीवियसली कर्स करता था वो, इवन इस चीज़ को बुरा बोलता था कि यार ये साइड चेंज क्यों नहीं होती मेरे सामने से, कुछ नया क्यों नहीं देखता मैं खिड़की से बाहर। वॉज नॉट विजिबल एट ऑल एनी मोर, लेकिन अब वो क्या देखता है
कि उसको ये सब चीज़ें दिख ही नहीं पा रही, वो नहीं देख पा रहा, उसका विज़न चेंज हो गया है। वो ना तो हॉस्पिटल देख पा रहा है सामने, ना नीचे सड़क दिख रही है उसको, and he has lost his touch with reality. And if he had not been precisely aware that he lived in the quiet but completely urban Charlotte Street, he could have believed that from his window he was peering out at a featureless wasteland. अगर उसको ये पहले से नहीं पता होता कि वो एक बिजी स्ट्रीट में रहता है, एक बिजी गली में रहता है जिसका नाम है चार्लोट स्ट्रीट, वहाँ उस जगह का नाम है चार्लोट स्ट्रीट, और अगर उसको ये पहले से नहीं पता होता कि सामने हॉस्पिटल है, नीचे सड़क है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रश रहता है, तब वो उस विंडो से बाहर देखकर ये सोचता कि ये एक वेस्टलैंड है, मतलब खाली ज़मीन पड़ी है, बंजर ज़मीन, और सब कुछ प्लेन है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कोई फीचर्स नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, मैदान है बस, क्योंकि उसको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था खिड़की से बाहर। इन विच द ग्रे हेवन एंड द ग्रे अर्थ हैड मर्ज्ड एंड वर इनडिस्टिंग्विशेबल। अब जिसमें ग्रे अर्थ और ग्रे हेवन मतलब ज़मीन और आसमान दोनों मर्ज कर गए थे, उसको फ़र्क ही नहीं पता चल रहा था कि ज़मीन कहाँ तक ख़त्म हुई और कहाँ से आसमान शुरू हो गया। उसके लिए सारा कुछ प्लेन दिख रहा था, प्लेन ग्रे था उसके लिए सारा कुछ। His attentive sister must have observed a couple of times that the chair stood by the window, और उसकी अटेंटिव सिस्टर ने ये couple of times नोटिस किया, 2-3 बार नोटिस किया। क्या नोटिस किया? अब देखो, सिस्टर बहुत अटेंटिव थी, वो छोटी छोटी डिटेल्स को भी ध्यान में रखती थी। जैसे उसने स्टार्टिंग में ये ऑब्जर्व कर लिया था कि ग्रेगोर की फूड चॉइसेस चेंज हो गई हैं, वो कुछ और खाना पसंद करता है। अब इसी तरह क्या हुआ, हिज अटेंटिव सिस्टर मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड अ कपल ऑफ टाइम्स दैट द चेयर स्टूड बाय द विंडो। उसने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि चेयर विंडो के पास रखता है ग्रेगोर, मतलब कुछ ना कुछ यूज़ करता होगा या चेयर पे खड़े होकर विंडो में देखता होगा। तो क्या किया उसने, देन आफ्टर क्लीनिंग अप द रूम, जब ग्रेगोर की सिस्टर ने रूम क्लीन किया, ईच टाइम शी पुश्ड द चेयर बैक राइट अगेंस्ट द विंडो, और हर बार वो चेयर को वापस उस विंडो के पास में लगा देती थी। एंड फ्रॉम नाउ ऑन शी इवन लेफ्ट द इनर केसमेंट ओपन, और अब से वो ये भी करती थी, साथ ही साथ इनर केसमेंट को खोले रखती थी। केसमेंट होता है एक विंडो जो अपने फ्रेम से ही अटैच्ड होती है, आप पिक्चर्स में देख सकते हो। ये इनर केसमेंट को भी ग्रेगोर की सिस्टर ओपन करके रखती थी ताकि ग्रेगोर को खिड़की से देखने में आसानी हो।